आज का जो टॉपिक है वो है सैन्यवाद। सैन्य मतलब सैनिक की बात हो रहा है। सैनिक, सैनिकवाद। सैन्यवाद मतलब सैनिकवाद, यानी कि सैनिक के शासन, बिना कोई भी युद्ध, अगर कोई भी युद्ध जीतना है तो बिना सैनिक के कोई जीत नहीं पाएगा। अकेले राजा जाके क्या कर लेगा वो। तो यहाँ पर वही बात आया है कि सैन्यवाद क्या है। तो पहले अपना भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन यहाँ नहीं दिए हैं। उसके बारे में जो किताब में लिखा गया है उतना बताया गया है। लेकिन सैन्यवाद क्या है, तो बड़े बड़े युद्ध को जीतने के लिए सैनिकों के बिना नहीं जीता जा सकता है, और सारा सैनिक जब एक होकर के उस युद्ध को जीतता है तो वो सैन्यवाद हुआ। यानी कि जहां सैनिक का बोलबाला हो वही सैन्यवाद, जहां सैनिक के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, सैन्यवाद। ठीक है। उसके बाद में यहाँ चलते हैं, किताब में जो बताया गया है कि यूरोपीय देश अपने सैनिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। कौन सा देश? यूरोपीय देश। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये सब बात हो रहा है कि यूरोपीय देश अपने सैनिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहा था कि शक्ति ज्यादा सैनिक होगा उसके पास तो जाहिर सी बात है कि दूसरा देश को जीत सकता है। इसीलिए वो क्या कर रहा था कि अपना सैनिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। और फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85%, इसको याद रखोगे, 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहा था, खर्चा कर रहा था। 100% अगर पूंजी कोई कमा रहा है, 100% पूंजी कमा रहा है, उसमें से 85% सैनिक पर खर्चा करना, बाकी 15% अपना खर्चा खुराकी। बताओ, सोच लो कितना बड़ा खर्चा कर रहा है। सैनिक जितना हो सकता है बेहतर करो, अस्त्र शस्त्र सब चीज लगा दो, कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। और जब सैनिक मजबूत रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जीत हासिल होगा। तो यहाँ पर आ गया कि यूरोपीय देश अपना पूरा का पूरा ध्यान सैनिक पर लगाया था, और अपना 85% जितना भी कमाई था, आय था, उस सब के सब सैनिक पर खर्चा कर दिया था। 1913 से 14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख और जर्मनी में 8 लाख और जर्मनी में 7 लाख 60,000 और रूस में 15 लाख की अस्थायी सेना थी। सभ्य का साथ में नाम याद रखना है कि 1913 से 14 में फ्रांस के पास में 8 लाख था, जर्मनी के पास में 7 लाख 60,000 और रूस के पास में 15 लाख अस्थायी सेना था। अस्थायी मतलब अस्थायी रूप से, उतना नॉर्मली रूप से सबके पास में सेना था कि अगर युद्ध किया तो किया जा सकता है, तैयारी रख लेता पहले से। जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का आधिपत्य था। अब इसको भी याद रखोगे, जल सेना, यानी कि इसको समझा देते हैं, इंग्लैंड का आधिपत्य था। देखो जल सेना का मतलब, देखो जल सेना और एक स्थल सेना, स्थल सेना और एक वायु सेना। देखो देश की रक्षा करने के लिए इन तीनों को बहुत होना जरूरी है। स्थल सेना समझो, इस सबको जानता है, जिसको हम लोग इंडियन आर्मी वगैरह बोलते हैं ना, कोबरा वगैरह, जो भी बोल दो, जो धरती पर रह करके, बॉर्डर पर रह करके और रक्षा करता है कि दूसरा लोग हमला ना कर दे, वो स्थल सेना। और जल सेना यानी कि जल में, समुद्री इलाका में जो मार्ग में हम लोग का पड़ता है आसपास में, नजदीक में, कि जिससे आकर के कब्जा किया जा सकता है या दूसरा लोग हमला कर सकता है, तो समुद्री वाले रास्ते पर उन लोग जल में रह करके और देख रेख करता है। हाँ, पानी में भी छुप छुप के रहता है, यहाँ तक कि पनडुब्बी के अंदर में भी डूब डूब के। तो वो ऐसा होता है कि जल सेना यानी कि पानी का रास्ता मुझे देखेगा कि कोई हमला ना कर दे हमारे देश पर, वो होता है जल सेना। और वायु सेना ने कि अपना अपना एरिया में जहाज पर से, ऊपर से भी, मतलब कि लड़ाकू यान और भी तरह तरह के यान से ऊपर से भी देख रेख करता है, ताकि हम लोग पर अगर कोई अटैक करे ना तो हम ऊपर से ध्यान रखें और फिर उस पर अटैक करके उसको खत्म कर दे। तो इस तरीके से सेना 3 गो होता है। तो यहाँ पर जो है जल सेना इंग्लैंड का आधिपत्य था, यानी कि जल सेना इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा था। जल सेना की तैयारी बड़ी अच्छा से रख लेता है, एकदम उसका राज था। हाँ इंग्लैंड ना, हाँ इंग्लैंड के पास में, शुरुआत से ही इंग्लैंड के पास में था इसका। और जर्मनी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया। अब इसको समझना, जहाजी बेड़ा यहाँ तो जर्मनी ना, जर्मनी ने, देखो जब इन लोग के पास में, इंग्लैंड के पास में शुरुआत से ही जल सेना था, पानी में रह करके सैनिक लोग आराम से रक्षा कर सकता है, उस पर अगर कोई हमला करेगा वो रोक देगा। लेकिन ये सब देख करके इंग्लैंड को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इंग्लैंड को नीचा
हाँ, जर्मनी ने क्या किया कि इसको चुनौती के रूप में ले लिया है। मतलब जर्मनी चुनौती के रूप में लिया है और इंग्लैंड को नीचे दिखाने के लिए क्या काम किया कि बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। यानी कि मान ले जाए कि उसके पास में अगर जहाज ना रहे तो एक बेड़ा, मतलब इस तरीके से बांस के नहीं बन करके फिल्म उलिम में देखा होगा, और नदी वगैरह पार करता है तो उसको बोला जाता है जहाजी बेड़ा। जहाज जैसे वो भी काम करता है, ऐसे ठेल ठेल के पार हो जाओ, तो वैसा होता है। एक आध होते थे मोनी टाइप में बड़का बड़का बना कर रखता है बांस के, वो नहीं डूबता है जल्दी, तो उसको भी कह सकते हैं जहाजी बेड़ा। तो इस तरीके से अपना करके और उसको चुनौती के रूप में दिया कि हम लोग भी कम नहीं है भाई, हम लोग भी पानी में जाकर के रक्षा कर सकते हैं अपने एरिया को, तुम लोग आओ, हम लोग तैयार हैं। इस तरीके से 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाए। इसको नाम याद रखना है, इम्परेटर। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने, देश का नाम जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। यानी कि उससे बड़ा और कोई जहाज उस टाइम में नहीं था, ये सबसे बड़ा था इम्परेटर। आज के जमाना में तो बहुत जहाज है भाई, सिर्फ तो इतना बड़ा बड़ा ही कहने नहीं है, पूरा 4 तल्ला बिल्डिंग उसी में मतलब बसा हुआ है, ऐस मौज पार्टी सार्टी सब चलता है उसमें। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बना। इतना सारा घटना होने के बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद, जर्मनी इंग्लैंड के बाद में क्या बना, दूसरा शक्तिशाली। यानी कि इंग्लैंड से जर्मनी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इस प्रकार मतलब इतना सारा घटना घटने के बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद में, इंग्लैंड पहला था तो दूसरा शक्तिशाली जो राज्य, जो शक्तिशाली बना राष्ट्र, वो बना जर्मनी बना। पहला में इंग्लैंड, दूसरा में जर्मनी। नाम याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो यहाँ से याद रखना है। यूरोपीय देश सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया था, तो सैनिक शक्ति पे, और अपना सैनिक शक्ति पे 85% अपना आय, राष्ट्रीय आय जो भी राष्ट्र में कमाई होता था उसका 85% इस पे खर्चा कर दिया करता था। और 1914 ईस्वी में फ्रांस के पास में 8 लाख और जर्मनी में 7 लाख 60,000 और रूस में 15 लाख का अस्थायी सेना था। यहाँ पे फिर जल सेना का याद रखना है कि जल सेना इंग्लैंड का आधिपत्य था, शुरू से ही उसके पास था सब कुछ तैयारी, लेकिन जर्मनी को अच्छा नहीं लगा, चुनौती दे दी उसको और बेड़ा बनाया, मतलब कि जहाजी बेड़ा, और उसको क्या किया है कि नीचा दिखाने का कोशिश किया। और 1912 में क्या किया, जर्मनी ने इम्प्रेट यानी कि सबसे बड़ा जहाज बनाया, और फिर क्या किया उस समय में सबसे बड़ा जहाज बनाया उस समय में, फिर उसी का जीत हासिल हुआ होगा ना, क्योंकि पूरा बात नहीं लिखा गया है कि जहाज बनाया और उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। और इतना सारा घटना के बाद सारांश से निकलता है कि जर्मनी इंग्लैंड के बाद में दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बना। क्लियर यहाँ तक? संक्षेप में या लिखा जाएगा ने। सैन्यवाद का देखो डिफिनेशन नहीं मिल पाया अभी तक, जो हम बोले हैं वही डिफिनेशन है। सैन्यवाद मतलब कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए बिना सैनिक की व्यवस्था से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, तो अपना पूरा का पूरा जो भी खर्च है ना सब सैनिक ऊपर लगा दो और सैनिक को सब एक कर लो, और सैनिक एक करके दूसरा पर हमला करेंगे तो जीतेंगे, उसी को बोला जाता है सैन्यवाद। यानी कि सैनिक का जहां राज हो वही सैन्यवाद। एक लाइन में, सैनिक का राज सैन्यवाद। बस।